हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है पुष्पी पादपों की आकार की अर्थात मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह 5वां वीडियो है। अगर आपने वो सब पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है पुष्प के भाग। इसमें हम लोग पुष्प के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि पुष्प के कौन कौन से अंग होते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अगर आप भी 11th की बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे कैल्कस, कोरोला, पुमंग तथा जयांग। इसको मैं चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कैल्कस की। तो कैल्कस क्या होता है? कैल्कस पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। प्रायः बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रचना करते हैं। कैल्कस संयुक्त बाह्य दली मतलब जुड़े हुए बाह्य दल अथवा पृथक बाह्य दली अथवा मुक्त बाह्य दल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई पुष्प है, ठीक है, ऐसे इसमें पुष्प होता है। तो ये कैल्कस क्या होता है, यहाँ पे हरे कलर की जो पत्तियां होती है वो कैल्कस कहलाती है। ये कभी कभी तो पुष्प से सटी हुई रहती है और कभी कभी पुष्प से दूर रहती है। तो जब पुष्प से सटी हुई रहेंगी तब उन्हें हम कहते हैं संयुक्त बाह्यदली, और अगर अलग रहती हैं तो उन्हें कहते हैं पृथक बाह्यदली। आपको फिगर के माध्यम से और मैं बताता हूं, कलरफुल फिगर के माध्यम से अच्छे समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग कोरोला की। कोरोला दल पंखुड़ी का बना होता है, यानी पुष्प की जो पंखुड़ी होती है रंग बिरंगी होती है वही कोरोला है। दल प्रायः चमकीले रंगदार होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैल्कस की तरह कोरोला भी संयुक्त दलीय अथवा पृथक दलीय हो सकते हैं। अब देखिए कोरोला का क्या यूज है। तो ये चमकदार होती हैं, आप पुष्पों में देखे होंगे अनेक रंगीन पत्तियां होती हैं, वो क्या है, वो कोरोला ही होती हैं। और उनका काम क्या है, कीटों को पक्षियों को अपनी तरह आकर्षित करना, ताकि वे पुष्प का परागण करा सके। जैसे देखिए यहाँ पे है पुष्प, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये पुष्प है, यहाँ पे जो छोटी छोटी हरी हरी ये संरचनाएं होती है, जैसे यहाँ पे ये सब है, ये क्या है, ये है कैल्कस। आप जूम करके यहाँ पे देखेंगे तो कैल्कस ऐसा होता है। दूसरा हम बात करते हैं कोरोला की। तो पुष्प के चारों तरफ ये देख सकते हैं पत्ती, जो रंगदार पत्ती है, पूरा कलरफुल पत्ती है ये। इसको आप अलग अलग ऐसे कर सकते हैं। आप गुलाब में, कमल में, हर जगह पे ये देखते होंगे। तो ये क्या है, कोरोला, जिसे हम पंखुड़ी भी कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं देख रहे हैं और यहाँ से लंबी है, इसे कहते हैं हम पुमंग, यानी यही नर जननांग है। इसकी संरचना ऐसी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये छोटी सी संरचना आपको बीच में जो दिखाई दे रहा है ये है जयांग, ठीक है। और जयांग को आप जूम कीजिएगा तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब इसके पुमंग के और जयांग के क्या क्या अंग होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पुष्प दल विन्यास। पुष्प कली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल में लगे रहने के लगने क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। अब देखिए पुष्प दल विन्यास क्या होता है। तो पुष्प दल विन्यास पुष्प कली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल में लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। यानी पुष्प के क्रम में जो लगा हुआ रहता है कली के साथ साथ, उसे ही हम पुष्प दल विन्यास कहते हैं। कि किस तरह से उनकी सजावट होती है वो पुष्प दल विन्यास कहते हैं। अब देखिए ये 4 प्रकार का हो सकता है पुष्प दल विन्यास। प्रमुख रूप से कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी, बैक्जिलेरी होते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कोर स्पर्शी की, ठीक है। जब
चक्र के बाह्य दल अथवा दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं उसे कोर स्पर्शी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह की संरचना है, ये केवल हल्का हल्का स्पर्श कर रहा है तो इसे हम कहेंगे कोर स्पर्शी। जैसे क्लोट्रोपिस में होता है, यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर तथा दूसरे तीसरे आदि पर अति व्याप्त हो उसे व्यावर्तित कहते हैं। यानी कि ये देखिए, ये क्या है कि एक पुष्प का जो पंखुड़ी है वो दूसरे पे चढ़ा हुआ है, जो दूसरा है वो तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, इस क्रम में ये सजा हुआ है तो इसे हम कहते हैं व्यावर्तित। और ये देखिएगा तो ये अलग अलग है, केवल स्पर्श कर रहा है, ये पंखुड़ी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये देखिए पंखुड़ियां केवल हल्की सी सटी हुई रहती हैं, इसे कोर स्पर्शी कहते हैं क्योंकि केवल इसका कोर ही स्पर्श करता है। जबकि व्यावर्तित किसे कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहता है, केवल एक भाग। देखिए इसका ये वाला भाग ऊपर है और ये नीचे है, तो अब इस पुष्प का ये वाला भाग ऊपर रहेगा और अगले पुष्प का इसके नीचे रहेगा। तो इस तरह का जो संरचना होता है उसे व्यावर्तित कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोर छादे की, और ये कैसा होता है। व्यावर्तित का एग्जाम्पल कौन सा है, गुलहर है, भिंडी है, कपास है। यदि बाह्य दल अथवा दूसरे पर अति व्याप्त हो और उसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती है, उस प्रकार की स्थिति को कोर छादी कहते हैं। देखिए एक दूसरे पे है लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई अंदर है कोई बाहर है, ये देखिए ये अंदर है और ये क्या है, बाहर है। तो इस तरह का जो पुष्प का संरचना होगा उसे हम कोर छादी कहते हैं। जैसे केसिया में होता है या गुलमोहर में होता है। मटर सेम में 5 दल होते हैं, इनमें से सबसे बड़ा मानक 2 पार्श्वी को पंख और ये 2 सबसे छोटे अग्रदल को कुटक को अति व्यापित कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये कुछ बड़ा है और कुछ छोटा है। तो जो बड़ा होता है उसे हम पंख कहते हैं और जो छोटा होता है उसे कुटक कहते हैं। इस प्रकार के पुष्प दल विन्यास को वैक्जिलेरी कहते हैं। ठीक है, वैक्जिलेरी की पहचान क्या है कि इसमें 2 दल जो होते हैं वो बड़े होते हैं। टोटल 5 होते हैं, 5 में से 2 बड़े होते हैं और बाकी जो होते हैं वो छोटे होते हैं। चलिए अब जानते हैं पुमंग के बारे में। पुमंग को पुंकेसर कहते हैं और ये क्या है, पुंकेसरों से मिलकर बना होता है मतलब पुमंग। और ये क्या होता है, ये नर जनन अंग है। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर जो फूल के नर जनन अंग है में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। यानी इसकी संरचना आपने ऊपर देखा ही, ऐसे होता है एक तंतु और उस पे ऐसी एक संरचना होती है। तो ये होता है परागकोश और ये होता है तंतु। ठीक है, प्रत्येक परागकोश प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक या परागकोश होते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। बंद पुंकेसर जनन करने में समर्थ होते हैं, वह स्टेमिनियाड कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक छोटी सी संरचना है जो तंतु है, इसके ऊपर ये क्या है, परागकोश है। और इस परागकोश को अगर आप जूम करके देखिएगा तो ये 2 पालियों में बटे होते हैं और इसमें 2-2 भाग होते हैं। इस तरह से 4 कोष्ठक होते हैं जिसमें परागकण रहते हैं। अर्थात पुमंग किससे मिलकर बना होता है, तंतु और परागकोश से, और परागकोश में परागकण रहते हैं। ठीक है, पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा आपस में ही जुड़े हो सकते हैं। जब पुंकेसर दल से जुड़े होते हैं तो उन्हें दल लग्न कहते हैं। यानी जब पुंकेसर अपने पुष्प दल से जुड़े होते हैं मतलब नीचे ही सटे हुए रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दल लग्न कहते हैं। जैसे बैगन में होता है, यदि ये परिदल पुंज से जुड़े हों तो उसे परिदल लग्न कहते हैं, और अगर पुंज से जुड़े होंगे तो क्या कहेंगे, परिदल लग्न कहेंगे। ठीक है, जैसे लिली में होता है, फूल में पुंकेसर मुक्त अथवा जुड़े हुए हो सकते हैं। जब मुक्त होंगे तो उन्हें हम बहु पुंकेसरी कहते हैं। पुंकेसर एक गुच्छे अथवा बंडल जैसे गुलहर में अथवा 2 बंडल जैसे मटर में अथवा 2 से अधिक बंडल जैसे सिस्टस में होता है। अब देखिए, जब ये एक गुच्छे में यानी एक गुच्छे में होगा तो यानी एक बंडल में होता है इसे एक संघी कहेंगे, 2 बंडल में होगा तो इसे द्विसंघी भी कहेंगे, और ऐसे ही 2 से अधिक बंडल में होगा तो उसे बहुसंघी भी कहते हैं। ठीक है,
उसी फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है, जैसे सेल्विया तथा सरसों में होता है। देखिए, फूल के जो तंतु होते हैं, मतलब पुमंग के जो तंतु होते हैं, वो किसी पुमंग के तंतु लंबे हो सकते हैं और किसी पुमंग के तंतु छोटे होते हैं। ठीक है, तो वो छोटे बड़े दोनों हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जयांग की। जयांग फूल के मादा जनन अंग होते हैं, यानी जो मादा जनन अंग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जयांग कहते हैं। ठीक है, ये एक अथवा अधिक अंडक से मिलकर बने होते हैं। कितने से मिलकर बना होता है, एक से भी या एक से अधिक के भी। अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। यही इसके तीनों मुख्य अंग है। अंडाशय का आधारीय भाग फूला हुआ होता है, जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक ऐसी संरचना होती है, ये क्या हो गया, ये अंडाशय हो गया। इस पे एक ये तंतु जैसी जाती है जिसे हम कहते हैं वर्तिका, और वर्तिका के ऊपर एक छोटी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। यानी ये क्या है, ये है वर्तिकाग्र है। ठीक है, ये क्या है, ये छोटी तंतु है, ये क्या है, ये है वर्तिका, और ये जो सबसे नीचे वाली जो मोटी संरचना है वो है अंडाशय। ठीक है, तो इसे हम अंडाशय कहेंगे। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। देखिए, ये वर्तिका है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ रही है। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका की चोटी पर होती है और परागन को ग्रहण करती है। देखिए, ये चोटी पे है सबसे ऊपर, और परागन को क्या करती है, ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड हो सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, और एक भी हो सकता है और अधिक भी होता है, जो चपटे गूदेदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे पृथक यानी मुक्त हो सकते हैं, जैसे गुलाब और कमल में होता है। इन्हें व्युत्तांडपी कहते हैं। ठीक है, व्युत्तांडपी कहते हैं। उसे इंग्लिश में एपोकार्पस भी कहते हैं। जब अंडक जुड़े होते हैं, जैसे मटर में तथा टमाटर में होते हैं, उन्हें युक्तांडपी कहते हैं या सिनकार्पस कहते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ये याद रखिएगा, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीजांडन्यास है इसके प्रकार। चलिए आगे जानते हैं हम लोग थोड़ा, बीजांडन्यास क्या होता है। तो बीजांडन्यास अंडाशय में बीजांड की लगने रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अंडाशय में जो बीजांड के लगे रहने का क्रम होता है उसे बीजांडन्यास कहते हैं या प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांडन्यास सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारीय, केंद्रीय तथा मुक्त स्तंभीय प्रकार का होता है। यानी ये किसी तरह का हो सकता है, स्तंभ में भी हो सकता है, भित्ति में भी हो सकता है। आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। सीमांत में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ कटक बनाता है और बीजांड कटक पर स्थिर रहते हैं, जो 2 कतारों में बनाते हैं, जैसे मटर में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीजांडन्यास वो कितने तरह के हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मटर का बीजांडन्यास है। वैसे ही आप इसमें देखिए 3 कक्षीय है, यहाँ पे एक छोटी छोटी संरचना है। यानी बीजांडन्यास कई तरह का हो सकता है, सीमांत भी हो सकता है, स्तंभीय हो सकता है, भित्तीय हो सकता है और आधारीय हो सकता है। ठीक है, और इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ ही यह पुस्तक का भाग समाप्त होता है। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम लोग फल के बारे में और उसका कैसे वृद्धि होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, खराब लगा है डिसलाइक कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।